नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम करने जा रहे हैं यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 2021, उसे हम आज देखेंगे क्योंकि हमने शुरू कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज, जिसमें से हमने 3 क्लास पहले अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, किसने न्योता दिया था कि आ जाओ भारत पर आक्रमण कर लो। इसके बारे में आपको बताना है। ए है उस्ताद अली, बी मुस्तफा, सी दौलत खान, डी हसन खान। इनमें से कौन थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनविटेशन भेजा था? तो आंसर होगा आपका सी दौलत खान। दरअसल अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब का सूबेदार थे दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूरों की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी और जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। तो दौलत खान लोधी जो उस समय पर पंजाब का सूबेदार था, ठीक है, ये उस समय पर पंजाब का सूबेदार था और ये चाहता था कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ में युद्ध किया जाए या इब्राहिम लोधी की स्थिति को कमजोर करने के लिए इन्होंने बाबर को इनवाइट किया था और सोचा था कि ये आकर के आक्रमण करेंगे, लूट खसोट करके चले जाएंगे, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और फिर ये लोग अपना फायदा उठा सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से बताना। मीना कौशिक, जोनाथन पेरी, बी.डी. त्रिपाठी, रोन बेरेंट। कौन था या कौन है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक? तो डेथ इन बनारस के जो लेखक हैं वो हैं, आपका बी ऑप्शन होगा, जोनाथन पेरी। इनकी अन्य पुस्तकों के नाम हैं जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। तो डेथ इन बनारस के जो लेखक हैं वो हैं जोनाथन पेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या वॉशिंग पाउडर जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें से उचित मिलान किसका है और किसका नहीं है ये आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये एकदम सही सुमेलित है। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं उसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका होता है, ना कि ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद है वॉशिंग सोडा यानी धोने का जो सोडा है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी वॉशिंग पाउडर जो है वो क्या होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये बिल्कुल सही है। और बेकिंग सोडा जो होता है जिसको जो खाने में डाला जाता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है, बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। इधर दे रखे हैं प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड देन कैपिटल सिटी यहाँ पर दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनके राजधानी शहर। सोचने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स हैं वो हमें याद करने पड़ रहे हैं और उनकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया एंड वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वो उनकी कैपिटल्स क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या हैं वे आपको बतानी। तो न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वो है सिडनी, क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, उसके बाद विक्टोरिया है मेलबर्न और वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है पर्थ। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। इसका जो भी कूट बनता है वो आप यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड का होगा ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसे हम कहते हैं वो है पर्थ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सूची आपको मैच करनी है। यहाँ पर एक तरफ में ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, उधर दे रखे हैं इनका स्थापना का जो ईयर है। ये पिछले जो 2023 का हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया हुआ था। तो ये रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, संगीत नाटक अकादमी की बताना है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
ठीक है। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ये 3 और 4 यहाँ से कट कर लीजिए, ये यहाँ पे है 1 2 3 4 इनके नंबर हैं, ये 1 2 3 4 इस हिसाब से आपको मैच करने हैं। तो यहाँ पर ईयर दे रखा है किसकी स्थापना कब हुई थी, तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो हुई 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की हम बात करें यानी तो ये हुई आपकी 1952 में। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हम बात करें तो 959, और सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई 1979। तो 1 2 3 4 जो है वही आपका क्रम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय दुबरी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अमनगढ़। तो अमनगढ़ जो है वो यूपी में है, यूपी के बिजनौर जिले में, ये लगभग 95 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये इसे कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है फिलहाल। इसके बाद है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ एमपी में है, कान्हा ये भी एमपी में है, और संजय दुबरी ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, ये एमपी में स्थित है, जबकि जो अमनगढ़ है वो यूपी में है, और यूपी के कहा, बिजनौर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, पूछा है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोयल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, डार्लीपल्ली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, इनमें से कौन सा है जो यूपी में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके 1 और 3, 2 और 4, 2 और 3, 3 और 4, तो कोई 2 हैं जो यूपी में स्थित हैं। सबसे पहले दादरी और सिंगरौली की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। यही पूछ रहा है कौन कौन सा है। तो एक तो हो गया आपका दादरी, इसके बाद में जो सिंगरौली है, सिंगरौली भी है, ये डार्लीपाली जो है उड़ीसा और विंध्याचल में है, ये जो है ये डार्लीपाली ये उड़ीसा में है, और विंध्याचल ये तो आपको पता ही होगा ये एमपी में है। अब ये बचे दादरी और सिंगरौली, तो आपके ऑप्शन जो कौन से हो जाएंगे, 2 और 3, 2 और 3। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की जो टोटल संख्या है वो 5 है, जिसमें से 1 है सिंगरौली, 1 है दादरी, 2 यहाँ पर हो गए। इसके बाद में जो तीसरी है वो है रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, और एक टांडा में है, टांडा। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, और इसके अलावा जो एक अभी मैंने बताई आपको फिरोज गांधी ऊंचाहार। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र जो है वो मेजा प्रयागराज में भी है, जो संयुक्त क्षेत्र का कहा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर एनिमल दे रखे हैं, उधर नस्ल दे रखी है, तो कौन सा पशु और कौन सी नस्ल है ये आपको बताना है। काऊ, गोट, बफलो, सिप यहाँ पर दे रखी है, और नस्लों के जो नाम है वो है देवनी, बरबरी, भदावरी, गिर। तो गिर किसकी प्रजाति है, पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले जो हमने किया था उसमें किया था, पढ़ा था हमने कि एक पशुधन योजना चल रही है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और ये काऊ जिसमें मतलब गाय की 2 प्रजातियों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, दिया गया है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो जरूर जा करके देख ले। तो गिर प्रजाति जो है वो गाय की होती है, ये हो गया। बकरी की बरबरी प्रजाति होती है, भैंस की भदावरी, और भेड़ की जो है वो देव, एक मिनट कहीं पे ये उल्टा तो नहीं होगा, हाँ भेड़ की देवनी होती है। तो बकरी की बरबरी, भैंस भदावरी, गाय गिर। ठीक है, गिर नस्ल गाय की है, भेड़ की नहीं। इसमें से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप जो भेड़ की जो नस्ल होती है वो देवनी नहीं, सॉरी यहाँ पर गाय की ही नस्ल देवनी है। पूछा क्या गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पे आ जाएगा शिप की जो यहाँ पर साइड में दे रखा गिर, तो ये नहीं है। बाकी सब जो तीनों है वो मैच है, गाय की ही देवनी होती है, गोट यानी बकरी की बरबरी होती है, बफलो की भदावरी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। यहाँ पर लिखा है रास पंचधाई, देन आपकी पुस्तक है चैतन्य भागवत, उसके बाद चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर, ये किताबों के नाम है, यहाँ पर दिए गए हैं लेखकों के नाम। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है या उनको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर मैच करने हैं, ये कोड दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको मैच करने हैं। तो रास पंचाध्यायी जो किताब है वो लिखी थी नंददास जी ने, चैतन्य भागवत वृंदावन दास की है, चैतन्य मंगल की हम बात करें तो जयनंदा की है, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है। तो भक्ति रत्नाकर हो गई नरहरि चक्रवर्ती की, चैतन्य मंगल जयनंदा की है। तो सी का हो गया आपका 2, डी का हो गया 4,
डी का 4, सी का 2 एंड देन यहाँ पर रास पंचाधाई जो है वो हो नंददास की और चैतन्य भागवत वृंदावन दास की। इस तरीके से 3, 1, 2, 4 आपका सही कोट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा आहार मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? फैट, प्रोटीन और विटामिन, या विटामिन, मिनरल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन? इसमें से बताना है कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो मानव शरीर को सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रदान करने वाला समूह है दिए गए आहार समूह में से, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम जो फैट होता है उससे 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है। और इसके अलावा जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये शरीर के जो उपापचय होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में से कौन सा है? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर एक ऐसे नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने केवल 2 जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ही भाग लिया था। इसके अलावा एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू हैं, उन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सेकंड जो ग्लोबल जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर के तट पर नहीं पूछा है इन्होंने। तो बाल्टिक सागर के तट पर जो देश है उनमें आप लोगों को नहीं है याद, तो मैं याद दिला दूं, जिसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो कंट्री हैं ये बाल्टिक कंट्रीज इनको कहा जाता है। इसके अलावा स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, ये सभी हैं। नॉर्वे की सीमा जो है मुख्य तौर पर वो बाल्टिक सागर से नहीं लगती है और बाल्टिक सागर अटलांटिक सागर की एक शाखा है। तो यहाँ पर पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना है, कौन सा नहीं है। अभी मैंने बताया कि जो लाटविया है, ठीक है, वो उसकी बाउंड्री लगती है, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी लाटविया और रूस है, तो ये भी गलत। स्वीडन और रूस, इसकी भी सीमा लगती है, स्वीडन की भी लगती है, रशिया की भी सीमा लगती है बाल्टिक सी से। स्वीडन और नॉर्वे, नॉर्वे की नहीं लगती है बट स्वीडन की लगती है, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं कहा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मार्क पे डाल दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following state has won maximum number of medals in India Skill 2021 competition, the result of which was declared by Government of India in January 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे और जिसका परिणाम भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? तो यहाँ पर स्टेट है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था उस समय का। तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट था जिसने सबसे अधिक 51 टोटल मेडल इसने जीते थे। इसके बाद में महाराष्ट्र का स्थान आता है, महाराष्ट्र ने 30 जीते थे, केरल ने 25 जीते थे। और इस जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन नई दिल्ली में जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम है वहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालयस, हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। द पीक इज मोर देन 7500 मीटर हाइट, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की है। तो क्या ये सही है? कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल या फिर केवल दो, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो त्रिशूल की अगर हम बात करें तो ये जो वेस्टर्न जो कुमाऊं क्षेत्र है उसकी 3 हिमालयी पर्वत चोटियों का एक समूह है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी वो है 7120 मीटर की, सबसे हाईएस्ट है। 3 चोटियों को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 के नाम दिए गए हैं, जिसमें जो त्रिशूल समूह है वो नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिणी पश्चिमी कोने का निर्माण करता है और त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो हाईएस्ट इसकी जो चोटी है वो 7120 मीटर है, 3 चोटियों से मिलकर बना है। बागेश्वर में जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वहां पर यह स्थित है और इससे जो लगता हुआ अभयारण्य है वो है नंदा देवी अभयारण्य। अब यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो केवल एक है,
सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, पूछा है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस है जिसमें से माउंटेन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, लोलैंड इकोसिस्टम या सेमी अराइड इकोसिस्टम है, यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। तो सागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र है डेफिनेटली वो इसका एक भाग नहीं है, क्योंकि ये कौन से कहा जाएगा, स्थल का नहीं है, ये जल तंत्र का भाग हो जाता है। ठीक है, तो माउंटेन ये पृथ्वी पर ही मतलब स्थल भाग पर ही है, लोलैंड इकोसिस्टम ये भी, और अर्धशुष्क जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं उन्हें हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम देते हैं, और ये पृथ्वी के कुल 25 से लेकर के 30% जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच का जो अंतर संबंध है स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं, और इसमें जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो सीमित कारक है जिसमें ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और टेम्परेचर सबसे मायने रखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य तौर पर जैसे आप शामिल करते हैं टुंड्रा वन पारिस्थितिक तंत्र है, घास के मैदान है, या मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र है, लोलैंड पारिस्थितिक तंत्र है, सेमी अराइड पारिस्थितिक तंत्र है, ये सभी इसके पार्ट आते हैं। जबकि जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद रेफरेंस टू इंडियाज थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? जनवरी 2022 में घोषित भारतीय जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है तीसरा, उसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड विनर इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है मुजफ्फरनगर इन उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन कैटेगरी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। वहीं राज्यों में अगर दूसरा और तीसरा स्थान की हम बात करें तो फर्स्ट पे तो आपका यूपी था, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे तमिलनाडु का स्थान था। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो 2018 में दिया गया था, और जो 2023 में दिया गया था वो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था, जहां पर सर्वश्रेष्ठ राज्य एमपी को घोषित किया गया था, और सर्वश्रेष्ठ जिले की अगर हम बात करें तो गंजम जो उड़ीसा का था उसको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भाग जो 9 है और ए उसका भी में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन द फॉलोइंग एरियाज, इसमें से बताना है कौन सा होगा, रूरल एरियाज या फिर अर्बन एरियाज। तो पार्ट 9A किसके संदर्भ में बात करता है, तो भारतीय संविधान का भाग 9A में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 का जो 74वां संविधान संशोधन था 74th अमेंडमेंट 1992 में शामिल किया गया था, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था जिसे हम नगर पालिकाएं नाम देते हैं। और आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ZZ इससे संबंधित उपबंध है। जबकि भाग 9 केवल हम ये तो 9A की हम बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र से संबंधित है, और केवल 9 की हम बात करेंगे तो वो पंचायत शीर्षक से जो संबंधित है यानी ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट, इनमें से कौन सा एक जैव डीजल पौधा है, ये आपको बताना है। ज़ेट्रोफा, रोशा घास, जावा घास या फिर गूगल। तो ये सब ने पढ़ा होगा। ज़ेट्रोफा जो है एक बायोडीजल प्लांट है, और इसे कई अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे हिंदी में रतन जोत, ज़ेट्रोफा, करकास, जैव डीजल। बायोडीजल जो है वो पारंपरिक या जीवाश्म जो डीजल है उसके समान ही एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल या फिर जो एनिमल फैट है या अपशिष्ट खाने के तेल का उपयोग करके किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया था। 2009 में NBM जिसे हम कहते हैं नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया गया था, जिसे पारंपरिक जो डीजल है उसके साथ में हम जब 20% बायोडीजल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें ज़ेट्रोफा की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। पूछा जा सकता है नेशनल बायोडीजल मिशन कब शुरू किया गया था, दिसंबर 2009 में।
अगला क्वेश्चन है मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर। मंदसौर जो प्रशस्ति है वो किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त, थर्ड रामगुप्त या फिर फोर्थ कुमारगुप्त। इनमें से किस रूलर के बारे में बताता है ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा जो शासक है वो या मंदसौर जो अभिलेख है किसके बारे में बताता है। तो मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ये कवि थे जिनका नाम था वत्स भट्टी, वत्स भट्टी या भट्ट भी मिलता है कहीं कहीं लिखा। तो मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन सबसे पहले मिलता है, यानी सूर्य पूजा का जो प्रावधान है वो सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, मंदसौर अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही जो रेशम का काम करने वाले जो लोग हैं उनका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। और गुप्त काल में कुमारगुप्त ही एक ऐसा शासक था, यानी कुमारगुप्त प्रथम, जिसने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे। तो मंदसौर प्रशस्ति किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से। विद रेफरेंस टू पार्वती अरग्या जो रामसर साइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से बतानी कौन सी स्टेटमेंट सही है, केवल एक या फिर केवल दोनों। इट इज सिचुएटेड इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गोंडा जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। तो पार्वती अरग्गा उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में स्थित एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है या, और कुल मिलाकर के लगभग 750, एग्जैक्ट की बात करें तो 722 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। और फरवरी 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो रामसर साइट है आपको बतानी है कितनी है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये एक बर्ड सेंचुरी है तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। चंडीगढ़, हैदराबाद, नागपुर या पांडिचेरी। तो कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1974 में, पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था पांडिचेरी में 1974 में। ठीक है, ये एक केंद्र है जो स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच में एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करते हैं। और वर्तमान की हम बात करें तो लगभग 725 कृषि विज्ञान केंद्र भारत में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश है सिक्योर्ड विच प्लेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया था, तीसरा, चौथा, छठा या इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश ने छठा स्थान घोषित किया, मतलब छठा स्थान उनको मिला था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। यूपी को 2022 की हम बात करें तो 10वां था 2022 में। वर्ष 2020 में इसके पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 7वें स्थान पर था। और इंदौर लगातार जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर होने का सम्मान इसको मिलता रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। नदी कौन सा नदी घाटी बेसिन जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो महानदी का जो रिवर बेसिन एरिया है, महानदी की नदी घाटी वो सबसे बड़ी है, क्योंकि जो यहाँ पर दी गई है उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कावेरी का जो बेसिन है वो दी गई जो नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले पर। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। और यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है, इधर एरिया ऑफ वर्क दे रखा है कि कौन सा जो वैज्ञानिक है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। बीरबल साहनी, केसी मेहता, पी माहेश्वरी और एम एस स्वामीनाथन। एक तरफ में दे रखे हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है या एम्ब्रोलॉजी से या पैलीबोटनी से संबंधित, यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित या प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित। इसमें से बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो एम एस स्वामीनाथन का तो नाम सबको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा जो पी माहेश्वरी है, पी माहेश्वरी एम्ब्रोलॉजी से संबंधित है, यानी सी का रहेगा आपका 2, डी का 1, सी का 2 हो गया। उसके बाद में केसी मेहता की हम बात करें तो ये पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, यानी बी का रहेगा आपका 4 और ए का हो जाएगा। बीरबल साहनी जो है वो संबंधित थे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी, पी माहेश्वरी एम्ब्रोलॉजी और एम एस स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट यूपीडीएसपी वाज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाय, किसके द्वारा
प्रायोजित किया गया है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड बैंक या नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना की हम बात करें तो डास का जो प्रथम चरण है वो विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था 1998 में, 1998 में शुरू किया गया था, जो 2004 तक चला। इसका उद्देश्य था किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना। इसी का जो सेकंड चरण की हम बात करें, ये हो गया हमारा फर्स्ट चरण। सेकंड चरण की हम बात करें तो 2007 में शुरू किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। पहला चरण किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक के सहयोग से। जबकि जो दूसरा जो चरण था 2007 में जो शुरू किया गया था वो राज्य सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था, जिसे RKY यानी जो भारत सरकार की योजना थी, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKY, उसके माध्यम से प्रायोजित किया गया था। और यह परियोजना जो चरण था वो 31 मार्च 2013 को पूरा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो शुरू की गई थी, प्रायोजित की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृषक समृद्धि आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 16, 17, 18 या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, जो कि नहीं हुआ। विद रेफरेंस टू शेरशाह सूरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनके पास में, तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, however his qualities as a ruler were not more remarkable than his victories on the field of battle। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण योद्धा या युद्ध के मैदान में उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक शासक था और उसका आर्थिक और जो सैन्य व्यवस्थापना थी उसके रूप में भी काफी प्रसिद्ध है ये। वास्तव में जो उसकी प्रसिद्धि है उसका मूल कारण युद्ध विजय से कहीं ज्यादा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में था। उसने बहुत सारी सराय बनवाई, रोड बनवाए। शेरशाह सूरी काफी अच्छे जो शासक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। At which one of the following places was India's first open rock museum? ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खोला गया सबसे पहले ये बताना है, यानी ओपन रॉक संग्रहालय देहरादून, नैनीताल, हैदराबाद या माउंट आबू। तो ओपन रॉक म्यूजियम सबसे पहले हैदराबाद में खोला गया था 2022 में, इसका उद्घाटन किया गया था और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और जो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके सहयोग से शुरू किया गया था। और इसमें लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी जो आयु है वो लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के 55 मिलियन वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला ए कुन्हा दिल्ली का पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद है। किला ए कुन्हा, उसका निर्माण किसने किया था? हुमायूं, अकबर, शेरशाह या शाहजहां? इनमें से किसने इसकी स्थापना की थी? तो शेरशाह ने दिल्ली के जो पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद है जिसे किला ए कुन्हा कहा जाता है, उसका निर्माण शेरशाह ने ही करवाया था। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद में, हुमायूं को पराजित कराने के बाद में अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसका निर्माण करवाया था, जो उनकी शाही आकांक्षा का एक प्रतीक बन गया था। As per India's State of Forest Report 2021, how many states या union territories have over 33% of their geographical areas under forest? India State Forest Report 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन से ढका हुआ है या वन आच्छादित है? इनमें से कितने स्टेट्स के पास में है? तो 7, 17, 13, 23, तो 17 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका 33% से अधिक क्षेत्रफल वन से ढका हुआ है, यानी कुल क्षेत्रफल का 33% से अधिक वन आच्छादित है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र की हम बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो वो है 24.62, जबकि होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which among of the following athlete was declared athlete of the year 2021 by the Time magazine in December 2021? जो दिसंबर 2021 में किसे टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? सेलेब ड्रेसल, लुइस हैमिल्टन, नीरज चोपड़ा या सिमोन बाइल्स? तो सिमोन बाइल्स को
2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और महानतम जिम्नास्टिक है में शामिल बाइल्स ने अपने मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए टोक्यो ओलंपिक के 4 स्पर्धाओं के फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके कारण सिमोन बाइल्स डार्टवेस्टिस नामक बीमारी का शिकार हो गई थी और जिसमें जगह और दिशा का सही से उनको पता नहीं चल पाता है। बाइल्स के बारे में हम बात करें तो वो 4 बार ओलंपिक पद की विजेता भी रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। 2023 में लियोनेल मेसी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। नाबार्ड की स्थापना, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसान क्रेडिट योजना और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इनमें से इनको सभी को उनकी स्थापना के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी और कैसी लग रही है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी कोई जो भी डाउट है, क्वेरी है, वो भी हमें साथ साथ भेजते रहें। तो यहाँ पर उनकी स्थापना के हिसाब से उनको क्रम में सेट करना है। तो नाबार्ड की स्थापना ये पिछले जो हमने किया था उसमें भी पूछा जाता है, ये बहुत बारी 1982 में स्थापना हुई थी इसकी, शिव रमन सिंह कमेटी के आधार पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हम बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1975 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में हुई थी, 1998। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1992 और 3 में हुआ था। तो इस हिसाब से सबसे पहले स्थापना हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 4, देन उसके बाद में स्थापना हुई नाबार्ड की 1982 में 4123, ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। विद रेफरेंस टू इंडियाज नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2022 में जो हुआ था यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, उसके बारे में बताने कौन से कथन सही हैं। तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, क्या ये बात सही है? इसके बाद अगली जो स्टेटमेंट है वो है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी में हुआ था, यानी पुदुचेरी जिसका कहा जाता है, ये सही है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, 12 जनवरी को एक डेट रहती है, वो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी होता है उस दिन, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था उसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रीय महोत्सव का 20वां संस्करण था, तो ये 20वां संस्करण नहीं था बल्कि कौन सा था, 25वां संस्करण था। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत, सेकंड है सही, तो ओनली 2 आपका सही हो जाएगा। इसको सबसे पहले शुरू किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था, ये आपको बताना है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया, 2001, 2005, 2015 या इनमें से कोई भी नहीं। तो 2001 में सबसे पहले भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को पारित किया था। इसे पौधों की किस्में, कृषक और पौधों के संवर्धकों के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और साथ ही पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहन के लिए लाया गया था। कब लाया गया था, 2001 में। Which one of the following city was not among the top 3 positions in the Sustainable Development Goal Urban Index and Dashboard 2021-2022 declared by नीति आयोग in November 2021? नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा घोषित जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें से शहरी सूचकांक और जो डैशबोर्ड है उसमें कौन सा शहर 3 शीर्ष स्थानों पर शामिल नहीं था, पूछ रहा है यहाँ पर। चंडीगढ़, कोयम्बटूर, इंदौर, शिमला। तो कौन सा नहीं था, नहीं था तो इंदौर नहीं था शामिल, बल्कि कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और शिमला जो है वो एसडीजी लक्ष्यों में टॉप 3 में शामिल थे। इसमें इंदौर शामिल नहीं था। सबसे निचले पायदान पर हम बात करें तो धनबाद, देन फिर मेरठ, फिर ईटानगर, गुवाहाटी और पटना का स्थान था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन, यहाँ पर ये दिए 50, 52, 1952, 1954। तो आपको बताना है कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1952 में, अगस्त 1952 में। ये एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष कौन होता है?
पीएम होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के जितने भी सभी सदस्य हैं, साथ ही सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग, वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके जो सभी सदस्य हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, नहीं मेंबर होते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? अभी हमने बताया पीएम करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो सिडबी का जो मुख्यालय है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। स्थापना की हम बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा। और यह संस्था जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, जिसको हम जो मध्यम जो क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, उन क्षेत्र की वित्तीय और जो विकासात्मक जरूरतें होते हैं उनको पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। और श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। अब जो बदल गए होंगे तो पता नहीं, देख लेना। रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। रिंगलमैन जो स्केल है उसका निम्नलिखित में से घनत्व मापन होता है किसके द्वारा? कोहरा मापा जाता है, ध्वनि मापी जाती है, प्रदूषित जल या धुआं। इनमें से जो रिंगलमैन स्केल है उसका प्रयोग किसके घनत्व को यानी किसकी डेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है? तो रिंगलमैन का इस्तेमाल हमेशा धुएं के मापन के लिए किया जाता है। यह धुएं के एक आभासी घनत्व को मापने का एक तरीका है और इसका विकास एक पेरिस के कृषि इंजीनियर थे जिनका नाम था प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन। उन्हीं के द्वारा 1888 में इन्हें बनाया गया था। और इस स्केल में एक सफेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुओं का मापन करते हैं। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर प्रस्तावना है यानी इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है, चैप्टर है, इंडेक्स है, टाइटल है। इसमें से इनको बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट लॉजिकल अरेंजमेंट बतानी है कि सबसे पहले किताब के संदर्भ में क्या क्या चीजें होती हैं, तार्किक व्यवस्था क्या होगी। तो सबसे पहले किताब का क्या होता है? शीर्षक हम देखेंगे, किताब का नाम क्या होता है यानी टाइटल क्या है, फिर वो किस संदर्भ में, क्या उसकी विषय सूची जो है वो क्या है, ठीक है, उसका कंटेंट क्या होगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे प्रस्तावना होती है उसमें, ठीक है, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया होता है। तो सबसे पहले होता है शीर्षक, नंबर 5 सबसे पहले होता है शीर्षक, फिर होता है उसका कंटेंट, देन उसके बाद में होती है उसका इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना जो लिखी होती है, फिर उसके बाद अध्याय और फिर अनुक्रमणिका। ये जो चीजें हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इंडेक्स और यहाँ पर अध्याय और अनुक्रमणिका है, तो इंडेक्स पहले होता है फिर चैप्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे तो इस हिसाब से इसका आंसर यही होगा। बाकी ये पहले होना चाहिए था क्योंकि इंडेक्स आपका पहले दिया जाता है और बाद में आपके चैप्टर्स लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। तो सहरिया जो जनजाति है वो ललितपुर जिले में पाई जाती है, वाराणसी में नहीं पाई जाती है। वाराणसी में चेरो पाई जाती हैं, गोंड पाई जाते हैं, खरवार पाई जाते हैं, धूरी, ओझा, नायक, ये सभी जो जनजातियां होती हैं वो पाई जाती है, जबकि सहरिया जो है वो ललितपुर में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिवर गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है वो बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, ये आप लोगों को पता होगा। टोटल मिलाकर के यूपी के जो 27 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और जो मुख्य मुख्य जो शहर हैं जिनकी हम बात करें, जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सभी गंगा के किनारे पर स्थित हैं। और गंगा नदी को राष्ट्रीय जो दर्जा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, गंगा नदी कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और कितने स्टेट से गुजरती है। The provision of a joint sitting of both the houses of parliament is mentioned in the constitution under the following article. संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? 100, 108, 110 या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 108 कहता है
कि जब किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की अवस्था होती है तो एक संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। और जो 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, वहां पर उस समय पे जो अध्यक्षता करता है वो जो आपका लोकसभा का जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो ही उसकी अध्यक्षता करते हैं आर्टिकल 118 के अधीन, यानी 118 के अधीन। एक बात और खास यहाँ पर मैं बता दूं कि संविधान संशोधन के मामले में और धन विधेयक को छोड़कर इन सभी बाकी ये जो दो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें धन विधेयक और संविधान संशोधन, इनको छोड़कर बाकी जितने भी मुद्दे हैं उनमें आप संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, इन दो में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ग्रेट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग गदारंग और या माल गुजरी, इनमें से कौन जो है संगीत के क्षेत्र में नहीं थे? तो माल गुजरी जो है वो इससे संबंधित नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है राजा मानसिंह तोमर का, तानसेन ये तो पता ही होगा, और सदारंग अदारंग ये सब भी थे। जो माल गुजरी है ये दरअसल एक गायन राग है, ठीक है, व्यक्तित्व नहीं है, ये गायन राग है जिसका निर्माण किया था राजा मानसिंह तोमर ने। इस बात को आपको ध्यान रखना है। The provision of 3 legislative lists is found in the following schedule of the Constitution, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है। बताना है कि कौन सी है वो, यहाँ पर ऑप्शन 6 में, 7 में, 8 में। तो भारतीय संविधान का जो टोटल जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? 395 अनुच्छेद लगभग माने जाते हैं, 22 भाग हैं, ये आप लोगों को पता होगा, 12 अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये दी गई है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसी कौन सा जो अनुसूची है जिसमें तीनों जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है, जिसमें संघ राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। तो आपके जो 7th जो अनुसूची यानी 7वीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। आर्टिकल 246 कहता है वर्तमान में संघ सूची में जो है वो 99 विषय दिए गए हैं, इसके अलावा राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं। विच वॉज नॉट द इनिशियल मेंबर ऑफ नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थी? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह या छबीलदास, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो अंबिका अंबिका चक्रवर्ती जो है उस समय पर नहीं थी जब गठन हुआ था नौजवान सभा का। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, ये स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा 1926 में, जिसमें जो प्रमुख सदस्य थे उसमें भगत सिंह थे, छबीलदास थे, यशपाल थे, इसके अलावा जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा की मेंबर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ईज इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। इट मेजर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई इन इंडिया, यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईज इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसके संदर्भ में ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है ये भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, तो ये नहीं है, ये गलत है। ये बैंकों के जो प्रदर्शन है उनको आकलित करने का एक तरीका है और ये सूचकांक केंद्रीय वित्त और जो कॉर्पोरेट मंत्री हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है, तो केवल एक स्टेटमेंट आपकी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ध्यान से देखना, इसको मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। जो वाटर में जो सोल्यूबल है वो है आपके BC, WBC करके आप इसको याद कर सकते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन है उनको विटामिन बी और विटामिन सी कहा जाता है, WBC के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। जबकि जो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो शरीर में जमा नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो फैट में है, जो फैट में नहीं वसा में घुलनशील जो होते हैं वो होते हैं आपके ADE के।
तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि उस समय पे रिजेक्ट हो गया हो, क्योंकि विटामिन की जो खोज थी या विटामिन जो शब्द है उसकी सबसे पहले सी फंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, और एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य होता है जो शरीर की उपापचय की जो दर होती है उसको सुचारू रूप से बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ए ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, बी थर्मल कंडक्टिविटी, सी सोल मॉइस्चर या डी रेडिएशन। इनमें से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता, उसमें चालकता, भूमि नमी या वीकेंड। तो जो डॉप्सन यूनिट होती है वो ओजोन की सांद्रता को मापती है, नहीं ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को मापती है। डॉप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की एक संख्या है जिससे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और वायुमंडल यानी जो पृथ्वी की सतह पर वायु के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर जो मोटी शुद्ध ओजोन की एक परत है उनको बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1929? 1929 में अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एम एन राय, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, एस ए डांगे। इनमें से कौन थे 1929 में? तो 1929 में जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी जिसे हम एटक भी के नाम से जानते हैं, एटक, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी बंबई में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय जी, और इसी क्रम में भारत के जो तत्कालीन कई सारे जो राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। 1928 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो और वर्ष 1929 के दिसंबर में नागपुर में इसके नए अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर पूछा है 1929 में कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में ये आप लगा सकते हो, क्योंकि 1928 से लेकर के 29 तक में जवाहरलाल नेहरू रहे थे, और दिसंबर 29 में जब इलेक्शन हुए तो उस समय पर सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाक बलकास जो झील है, लेक बलकास इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इतना बोल लिया है, बोलते बोलते थक गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, या फिर आप किस विषय पर अब क्लासेस चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए जरूर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है बलकास झील निम्नलिखित में से किस में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। बलकास झील की हम बात करें तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और जो एक एंडोरेइक बेसिन है, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय भी कहा जाता है। ठीक है, तो बलकास लेक की यहाँ पर बात हो रही है तो वो कजाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साइट्स। निम्नलिखित में से जो मध्य पाषाणिक स्थल है उनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले है पैसरा, दूसरा लेखिया, तीसरा वीर भानपुर और 4 है महदहा। इनमें से जो मध्य पाषाणिक स्थल है उनको बताना है कौन सा कहाँ पड़ता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में चलना है। तो सबसे पहले मदहा जो यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है, उसके बाद में है लेखिया जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद पैसरा ये बिहार में पड़ता है, और वीर भानपुर की हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो मदहा कहाँ पर पड़ता है? ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, प्रतापगढ़, और लेखिया पड़ता है मिर्जापुर में। तो इस हिसाब से आप इनको जब फोटो को सेट करेंगे तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 4213 सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैच लिस्ट करनी है यहाँ पर, यहाँ एक दे रखी है, दूसरा ये। एक तरफ में विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन दे रखे हैं, और दूसरी तरफ में है पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन, प्रोजेस्टेरोन दे रखे हैं। तो विटामिन के है क्या है, इसमें से कौन सा विटामिन है? तो विटामिन होगा केराटिन। ये कैरोटीन भी कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन विटामिन होता है। ठीक है, ये बालों में भी पाया जाता है। एंजाइम, पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और प्रोटीन केराटिन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैच करने हैं आपको फिर से लिस्ट। एक तरफ में दिए गए हैं कुछ प्लेसेस, और सेकंड दे रखी है उनसे रिलेटेड जो तीर्थंकर थे उनके नाम।
तो बताना है कौन सा जो तीर्थंकर है वो किस स्थल से संबंधित थे। एक श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पबोसा। तो पबोसा से तो याद रख सकते हो आराम से, पद्म प्रभु से संबंधित थे। अयोध्या से थे ऋषभनाथ जी, अयोध्या से ऋषभनाथ। काकंदी, इससे सुविधिनाथ जिन्हें पुष्पदंत के नाम से भी जानते हैं वे थे। और श्रावस्ती से जिनका संबंध था वो थे संभवनाथ। तो श्रावस्ती से संबंध था संभवनाथ का, अयोध्या से था ऋषभनाथ जी का, पबोसा से पद्म प्रभु जी का। अब आपको बताना है कि जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज अवॉर्डेड स्टार रेटिंग इन द गार्बेज फ्री सिटीज कैटेगरी इन उत्तर सर्वेक्षण 2021। प्रदेश इन स्वच्छ, ये थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग शायद यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर है अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज। इनमें से बताना है आपको कौन सा होगा। तो अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उससे आवास और जो शहरी मामलों का मंत्रालय उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग में सम्मानित किया गया था। वैसे इन ये लिस्ट में शामिल थे, सबसे पहले जो था वो था नोएडा, देन अलीगढ़, उसके बाद नंबर आता था गाजियाबाद का। ठीक है, ये 3 टॉप थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको बताना है कौन सा होगा। एक ट्रायंगल दे रखे हैं जिसके साइड में 5 5 5 ये दे रखे हैं, बीच में 6 है, यहाँ पर 21 3 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 4 दे रखा है, बीच में 11 दे रखा है। तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो 5 इंटू 5 करो, 5 पच्चे 25 होते हैं, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 होता है, और ठीक है कितना होता है 30। अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। 3 तिया 9 यानी मल्टीप्लीकेशन करना और एक का एडिशन होगा। यहाँ पे 3 तिया 9, 9 और 21 को हम जोड़ेंगे तो 30 बन जाता है। तो 4 चौक 16 होते हैं, 16। अब 16 में यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 चौक 16, अब कितना होगा कि बीच में 11 होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, 6 इंटू 5 करोगे, जो अंदर की जो टर्म है जो जिससे सबसे पहले शुरू किया उसी से हम देखते हैं। यहाँ पर पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। देखो ये एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 इंटू 5 हमने किया तो 5 5 25 हो गया, 25 में हमने 5 जोड़ा तो 30 हो गया। अब ये जो 5 टर्म है जिससे हमने स्टार्ट किया, तो इसी की अंदर वाली जो टर्म है उससे मल्टीप्लीकेशन करके देखो तो 30 इंटू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 30। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आपको सेकंड स्टेटमेंट करनी है। तो सेकंड स्टेट में आप इसकी मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, यहाँ से यहाँ 3 तिया 9 और इसकी ऊपर जाकर के मल्टीप्लीकेशन 9 में 21 जोड़ा आपने तो 30 हो गया। अब 10 इंटू में जब 30 करेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वो भी कितना है 30 है, तो 30 इंटू 30 हो गया। अब यहाँ पे शुरू करना है, 4 इंटू 4 किया आपने, जो भी टर्म है 16 आ गया। अब इसमें कितना जोड़ना है कि 11 इंटू 4 कितना हो जाए 44 हो जाए। तो 16 में कितना जोड़ोगे आपकी 44 हो जाए, तो 44 में से 16 जब आप प्लस करोगे दैट मीन्स 28। तो 28 अगर आप जोड़ोगे तो आंसर जो है आपका परफेक्टली आ जाएगा। तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन 1809 राजा राम मोहन राय wrote his famous book Gift to Monotheist in which of the following language। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या बंगाली। इनमें से आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने 1809 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसे एकेश्वरवादियों को उपहार भी हिंदी में कहा जाता है। ये फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म सभा का भी गठन किया था, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज में कन्वर्ट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन। इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो एक पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है और अन्य जो पादप हार्मोन है जिसमें आता है ऑक्सिन, एथनिन, एब्सिसिकमल, जिब्रेलिन आदि। जब साइटोकाइनिन हार्मोन की हम बेसिकली बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सेल डिवीजन को प्रेरित करना होता है, जबकि इंसुलिन जो है वो थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों क्या है, मानव हार्मोन में आते हैं। नेक्स्ट है प्लांट
एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में अधिग्रहण करते हैं। तो ये सबको पता है कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है जिसमें बादशाह हैं, दूसरी तरफ में उनके दीवान। तो किस बादशाह के अंडर कौन दीवान काम करता था, इसको आपको बताना है। एक तरफ है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दूसरी तरफ में जो नाम है जिसमें गियासुद्दीन बेग, एतमादौला, असद खान, मुजफ्फर खान और सादुल्ला खान। तो गियासुद्दीन बेग जो थे, ठीक है, गियास बेग, एतमादुल्ला, ये मुख्य तौर पर थे जहांगीर के समय पर। इनका मकबरा भी बना था। शाहजहां के समय पर जो थे वो थे सादुल्ला खान। औरंगजेब के समय असद खान ये थे, और अकबर का जो थे वो मुजफ्फर खान थे। ठीक है, अकबर के दीवान थे मुजफ्फर खान, जहांगीर के गियास बेगम बेग, एतमादुल्ला, औरंगजेब के थे असद खान और शाहजहां के थे सादुल्ला खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ से पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति पूछ रहा है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च गोरखपुर, या फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इनमें से पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की हम बात करें, सबसे पहले सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये गाजियाबाद में है, ये बिल्कुल सही है। जो दलहन अनुसंधान संस्थान है यानी पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो ये कानपुर में है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर ही वाराणसी में है, ना कि गोरखपुर में, वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान, और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अहमद नासिर अल रईसी who was elected president of the Interpol in November 2021 is from which of the following country, पूछ रहा है इनमें से नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए थे अहमद नसर अल रईसी किस देश से संबंधित हैं वे, तो संयुक्त अरब अमीरात के थे वे। 25 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासिर अल रईसी को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड फॉर प्राइस कंट्रोल अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फाउंड ऑफ स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? वीट, पोटैटो, राइस या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो वो है आलू। आलू की फसल नियंत्रण की जो फसल होती है उसके मूल्य नियंत्रण में भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत ये संरक्षित है। 2014-15 में लगभग 500 करोड़ रुपए के साथ में मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब आपको बताना है कि प्याज, आलू और टमाटो के लिए भारत सरकार ने एक मिशन भी चलाया था, उस मिशन का क्या नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा है जो कथन है वो सही है, या फिर एक या दो या दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों। सबसे पहली बात है कि यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। इट इज द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स टू द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है इट डील्स विद द फैक्टर्स ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वाणिज्य के संदर्भ में यह व्यवसाय का क्षेत्र होता है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है और उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत हम बात करें तो किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान है, सेवा है, सूचना, धन है का दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच में डील की जाती है, और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो किया गया कोई भी काम होता है वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है वो है United Nations General Assembly has declared the year 2023 as the International Year of। तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने
2023 जो साल है उसको किसका साल घोषित किया है? तो मोटे अनाजों वाली फसलों के रूप में इसे घोषित किया गया था, ये सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2023 को मोटे अनाजों वाली फसलों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। मोटे अनाजों की हम बात करें तो उसमें बाजरा, ज्वार, जौ और जो कोदो जैसी फसलें आती हैं, और इस प्रस्ताव का लगभग 70 से अधिक देशों ने समर्थन भी किया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बदलती हुई जलवायु परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत अनाज के जो स्वास्थ्य लाभ हैं और खेती के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन द मेडिटेरियन फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन यानी सागवान जिसको कहते हैं, टीक, ओक, चेस्टनट, ओलिव। भूमध्य सागरीय वनों में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो सागौन का जो वृक्ष है वो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय वन है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय वन है। ओक, चेस्टनट और जैतून या ओलिव जिसको हम कहते हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनों में। भारत में उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वाले वन हैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर लगभग 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है, और ये वन गर्मी के प्रारंभ से ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ या फिर मानसूनी वन भी कहा जाता है, जिसमें साल, सांगवान, शीशम, चंदन ये सभी मुख्य प्रकार के जो वृक्ष हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव एरिया इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी रिवर? गोदावरी का जो मैंग्रोव क्षेत्र होता है यानी गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो कौन सा है? कुंडापुर, मालपे, होनावर, कोरिंगा। तो कोरिंगा जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, और ये भारत में सुंदरवन के बाद में सेकंड लार्ज सबसे बड़ा तो सुंदरवन है डेल्टा, उसके बाद में सेकंड जो लार्जेस्ट है वो है गोदावरी रिवर का डेल्टाई क्षेत्र यानी मैंग्रोव क्षेत्र जो है। मैंग्रोव या जो अनूपवन जिसको हम कहते हैं वो खारे पानी या फिर जो अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। सामान्यतः ये समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो राइजोफेरा प्रजाति के वृक्ष है उनका विकास ज्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following Ramsar wetland sites is situated in any state of India? निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ओकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? ठीक है, या इसके अलावा पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मोरारी झील, वुलर झील, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो जो पॉइंट कैलेमर वन्य जीव है और पक्षी अभयारण्य ये मुख्य तौर पर भारत की लुप्तप्राय स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक जो मृग है उसके संरक्षण के लिए 1967 में जो पॉइंट कैलेमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में, तमिलनाडु टीएन लिख दिया मैंने, तो तमिलनाडु में स्थित है, और इसे 2002 में ही रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, बनाया गया था 1967 में, लेकिन 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया था। आर्द्र भूमि में इसके अलावा ग्रेट वेदारण्यम, दलदल, ठीक है, मैंग्रोव और पंचानडी कुल्लम आर्द्र भूमि का ये हिस्सा शामिल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में जो पाक जलडमरू मध्य है उससे घिरा हुआ ये क्षेत्र है पॉइंट कैलेमरे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तब राष्ट्रपति का जो काम है वो कौन करेगा? यानी राष्ट्रपति भी चले गए, उपराष्ट्रपति भी चले गए, तब कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री करेगा? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष करेगा? नहीं। जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमुख न्यायाधीश रहेंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2020 वॉज वेडनेसडे। 2020 का पहला दिन वेडनेसडे था यानी बुधवार था। वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा? तो सबसे पहले आपको सीधा देखना है कि 2020 क्या लीप वर्ष है? अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हर साल जिसमें 365 डेज होते हैं उसमें अगले जो साल होते हैं उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी आपके जो वीक का रहेगा। फॉर एग्जांपल आज 1 जनवरी है,
1 जनवरी 2020 का दिन 21 का दिन है। अब 2022 में जो 1 जनवरी को जाएंगे और यहाँ पर था मंडे, तो मंडे में एक दिन जोड़ दीजिए, आपका हो जाता है ट्यूसडे। लेकिन अगर लीप वर्ष होता है 2020 यानी जो भी साल रहेगा, अगर लीप आ जाता है तो उसमें 2 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 29 डेज हो जाते हैं, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को जो दिन है वो होना चाहिए था शुक्रवार, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फरवरी में 2 दिन हो जाते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुक्रवार। बुधवार था तो बुध के बाद में अगला जो दिन होना चाहिए था वो होना चाहिए था वीरवार, लेकिन क्योंकि फरवरी में 29 दिन है तो एक दिन और हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा शुक्रवार। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। कौन सा कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट हाथी। तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी 1992 में। जैव विविधता अधिनियम ये आया था 2002 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आया 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। अब इस हिसाब से इनका जो कूट रहेगा, जो सही कूट रहेगा उसको आपको मैच करना, तो 3, 4, 1, 2 इसका सही कूट हो जाएगा। 1972, फिर 1973, फिर 1992 एंड देन 2022। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी के जो अगले जो 70 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 के नाम से वीडियो आएगी। और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा त्रिदिशाएं क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।